Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristics. This is part 2 of this chapter. Let's be continue. Let us look at another characteristics. What is a reaction if you unexpectedly step on a sharp object such as a thorn while walking without shoes, or you accidentally touch a hot cup of tea? Stepping on a thorn and touching a hot object are stimuli. अब हम ऐसे ही लिविंग बीइंग की एक दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। जब हम नंगे पैर चल रहे होते हैं और अचानक से हमारे पैर में जब कांटा लग जाता है, तुरंत हम उस पर अपना एक रिएक्शन देते हैं। ऐसे ही जब हम गर्म जो हमारा चाय का कप है जो वो गर्म है, उसे हम छू लेते हैं जल्दी से, तुरंत जब हम छू लेते हैं तुरंत वहाँ से हाथ हटाते हैं, और जो हम हाथ हटाने की जो हमारी प्रोसेस है, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टिमुली। Stepping on a thorn and touching a hot object are stimuli. Anything or any event that prompts living beings to respond, कोई भी घटना या कोई भी वस्तु जिस पे हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, जिस चीज के ऊपर, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। लिस्ट 3 स्टिमुली, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, एंड योर बॉडीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू दैम। आपको 3 स्टिमुली के एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें आपकी बॉडी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती है। तो मैं आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ स्टिमुले के। फर्स्ट है हमारा लाइट। जो रोशनी जो है, जब हमारी आंखें जब जैसे अगर हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है उस कमरे में, और तुरंत जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी रोशनी है, रोशनी में जब हम जाते हैं तो हमारी आंखें उस टाइम पे बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। ठीक है, और जब धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्ड करना, इसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। अनदर एग्जांपल है हमारा टेम्परेचर। जो हमारी स्किन होती है वो सेंस करती है चेंज इन टेम्परेचर। जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है। वो क्यों आता है? वो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण आता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। गर्मी में हमारी बॉडी से पसीना आता है। ऐसे ही जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है। तो ये क्या है? स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है साउंड। जब हमारे कानों में किसी की आवाज़ सुनाई हमें देती है, तभी हमारा ब्रेन जो है वो हमें प्रोसेस करता है सिग्नल, और तब हम क्या करते हैं? उसका आंसर देते हैं। कोई अगर हमें बुला रहा है तो हमारे कानों में उसकी जो वाइब्रेशन जब वो जाती हैं, तब हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके प्रति अपने आवाज़ उसको बताते हैं, देते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं स्टिमुले के। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया लाइट, सेकंड है हमारा टेम्परेचर, और थर्ड है हमारा साउंड। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले? क्या प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अपना एक्शन करते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं प्लांट्स भी, अगर उनको हम छू लें? यस, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले। तो पौधे जो होते हैं वो भी, उनकी अगर हम लीव्स को कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम लीव्स को छू लें तो वो तुरंत क्या एक अपना रिएक्शन देते हैं, उसी को हम स्टिमुले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट, मिमोसा, छुई मुई, जिसको लज्जालू प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लांट्स के, जैसे कि मिमोसा हो गया, छुई मुई हो गया। तो जब हम इनकी पत्तियों को टच करते हैं तो इनकी पत्तियां जैसे ही हम टच करेंगे तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेंगी। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? क्या आपने और भी इसी तरीके के पौधे देखे हैं जो सूरज जो जब छिप जाता है तो वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं? Specifically, the leaves of a certain plants facing each other tend to come together. This can be observed in the sleeping leaves of आंवला, Indian gooseberry tree. तो आपको ये जो प्रोसेस है वो आंवला की जो पत्तियां होती हैं, आंवला के ट्री की जो पत्तियां होती हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो स्टिमुलाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। Find a few more plants in your neighborhood which fold their leaves after sunset. इसी तरीके से आप कुछ और भी पौधे अपने आसपास देखेंगे जो अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? फोल्ड कर लेते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और सूरज छिप जाता है। It means, why do the leaves of Chui Mui and Amla plants respond in this way?
जो लीव्स हैं, छुई मुई का जो प्लांट है या आंवला का जो प्लांट्स है, उनकी जो पत्तियां हैं वो रिस्पॉन्ड क्यों करती हैं? विच स्टिमुलस कुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर? तो कौन सा स्टिमुलस जो है उनके अंदर पाया जाता है, इस वजह से वो ऐसी प्रतिक्रिया करती हैं। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ अ कैट्स, डॉग्स और अदर एनिमल्स? क्या आपने कभी जो कैट होती है उसके बच्चे को या डॉग के बच्चे को, और भी कोई कई प्रकार के जानवर होते हैं, उनके बच्चे को आपने देखा है? लिस्ट यंग वन ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स। इसी तरीके से आपको कुछ यंग वंस के नाम बताने हैं अलग अलग प्रकार के 5 जानवरों के। जैसे कि कैट होती है, कैट के बेबी को हम बोलते हैं, यंग वंस को बोलते हैं किटन। डॉग्स के यंग वंस को बोलते हैं हम पपी। जैसे आपका बफेलो का बफेलो काफ हो गया, काव का काव काफ हो गया। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं जिनके यंग वंस होते हैं। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल, अ चेयर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आपने कभी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, चीज़ें होती हैं, पेंसिल हो गया, चेयर हो गया या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इनके कभी आपने यंग वंस देखे? नो। ऑल लिविंग बींग्स बींग रिप्रोड्यूस। आप देखेंगे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस क्या होता है? किसी चीज़ को जन्म देना, पैदा करना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक जीव को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, अपने ही जैसे जीव को हम जन्म देते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics despite the availability of all resources like food, air, water needed for being alive, it is said to be dead. आप देखेंगे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि वो खाना भी खाते हैं और हवा भी लेते हैं और उनको पानी की भी ज़रूरत होती है और ज़िंदा रहने के लिए, और एक ना एक दिन वो भी कभी ना कभी जाके डेड हो जाते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो कभी ना कभी उनकी भी डेथ हो जाती है। जैसे फूल है, तो फूल क्या होता है? जब खिल जाता है उसके बाद वो मुरझा जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वो टूट के नीचे गिर जाता है। From the above discussion, we can understand that all living beings share some common characteristics. आप देखेंगे इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एक जैसी ही विशेषता पाई जाती है। कुछ लिविंग बींग्स में एक जैसी विशेषता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट। जितने भी आप लिविंग बींग्स देखेंगे सबके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। दे नीड फूड एंड दे ग्रो। वो खाना भी खाते हैं और वो अपने उनके अंदर ग्रोथ भी होती है। दे ऑल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इवेंचुअली डाई। और वो सांस भी लेते हैं, वो अपने जैसे जीव को पैदा भी करते हैं और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट भी करते हैं, और कोई भी जब एक्शन होता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर वो अंत में ख़त्म भी हो जाते हैं। एक दिन वो डाई हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर उसके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं हमें, तो इट मीन्स वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिविंग बीइंग, अब हम ये देखेंगे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग बीइंग है, मतलब लिविंग थिंग्स है। फिल अप द रिमेनिंग 2 कॉलम्स, जिसमें आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, 4th और 5th कॉलम दिया गया है टेबल 10.1 में, एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करनी है। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, बाय? आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये बोला है कि जो सीड होता है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, और है तो वो क्यों है, आपको ये बताना है। Let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plants. अब हम सीड को कैसे, एक सीड से एक पौधा बनता है उसके बारे में हम समझेंगे और उसकी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। 10.2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसमें ये बोला है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है किसी कोई भी बीज है उसको जब हम बीज से उसका पौधा बना रहे हैं
तो कौन सी कंडीशंस उसके लिए ज़रूरी हैं। हैव यू ऑब्जर्व अ सीड जर्मिनेटिंग, क्या कभी आपने बीज से पौधा निकलते हुए देखा है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स, और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ये चीज़ जानने के लिए कि क्या क्या कंडीशंस एक ज़रूरी होती है एक बीज से एक पौधा को बड़ा होने में। What conditions do you think are required for seed germination, और क्या क्या कंडीशंस आप सोचते भी होंगे कि ये कैसे कोई सीड है वो कैसे एक पौधा बनता है फिर एक दिन जाके वो ट्री बन जाता है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर दीज कंडीशंस हैव एन इफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो अब इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी जानेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे मतलब कोई एक सीड है वो किस तरीके से पौधा बन रहा है। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 10.2। अब हम एक्टिविटी 10.2 करेंगे। एक्टिविटी 10.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करके हम देखेंगे। टेक 4 आइडेंटिकल पॉट्स फिल विद गार्डन सॉइल, हम 4 एक जैसे पॉट्स लेंगे और उनके अंदर गार्डन वाली मीन्स जो जिसमें हम कोई भी जैसी मिट्टी जिसमें हम कोई भी फसल या खेत की मिट्टी कैसे भी हम मिट्टी ले सकते हैं। सो 4 बीन सीड्स इन ईच पॉट, और आपको क्या करना है चारों ही पॉट में आपको बीन सीड्स को डालना है। ठीक है, आप किसका पौधा उगाएंगे, बीन्स का। नाउ कीप दीज पॉट्स इन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 डेज, और आपको इस पॉट्स को 15 दिनों तक ऐसी ही जो कंडीशंस हम बता रहे हैं उसी कंडीशंस में आपको रखना है। पॉट ए, डू नॉट वाटर द सॉइल, प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। उन्होंने कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मतलब कि एक्टिविटी करेंगे। पॉट ए में उन्होंने बोला है कि आपको उसकी जो मिट्टी है पौधों की जो मिट्टी है उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जो पॉट ए का जो गमला है उसकी जो मिट्टी है उसमें आपको पानी नहीं डालना है और इस गमले को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट मीन्स आपको धूप में रखना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पॉट बी के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉट बी में आपको add excess water to the soil such that water is always present above the soil. Keep adding water on a regular basis. If water reduce, place this pot in direct sunlight. इस पॉट को भी हम धूप में रखेंगे और इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे इसकी मिट्टी के अंदर, मतलब इतना पानी डालेंगे कि मिट्टी में जो मिट्टी है वो ऑब्जर्व तो कर सके पानी को, फिर भी उसमें थोड़ा पानी प्रेजेंट रहे मिट्टी से भी ऊपर। तो और जो पानी जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे लगाना है, डालना है, और जिससे कि पानी उसमें कम ना हो पाए बिल्कुल भी। तो ये हमें पॉट बी की कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये इसकी कंडीशन को फुलफिल करना है। पॉट सी, कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको पॉट सी में जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा उसमें नमी होनी चाहिए, थोड़ा मतलब कम पानी डालना है उसकी मिट्टी में, ऐसी इतना पानी होना चाहिए कि उसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, उसमें थोड़ी सी नमी हो, थोड़ी सी गीली हो। तो जब आप पानी डालेंगे रेगुलर बेसिस पे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लेस दिस पॉट इन डार्क लोकेशन, और इस पॉट को आपको अंधेरे में रखना है, किसी कमरे के अंदर आपको इसको सनलाइट में नहीं रखना है। पॉट डी में बोला गया मेंटेन द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट by adding a moderate amount of water on a regular basis. Place this pot in direct sunlight. पॉट डी में जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि आपको जो इस पॉट के अंदर जो सॉइल है उसको मेंटेन करके रखना है कि वो भी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, और मॉडरेट अमाउंट का, ना पानी ज़्यादा ना कम पानी, इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे इसमें पानी डालना है और इस पॉट को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। Indicate the availability of air, sunlight and water for the seeds in each of these cases in table 10.2. और आपको ये चारों जो पॉट हैं उन चारों पॉट्स को एक अवेलेबिलिटी और देनी है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की उपलब्धता आपको इन चारों पौधों को देनी है। एयर भी मिलनी चाहिए, ठीक है, जो 4 गमले हैं इनको, और सनलाइट भी मिलनी चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए। The seeds in each of these cases in table 10.2, जो seeds हमने डाले हैं पॉट के अंदर तो उनको ये अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट और वाटर भी, ये कंडीशन भी इनकी फुलफिल होनी चाहिए।
When a seed turns into a sprouts, जब कोई बीज से स्प्राउट बनता है. स्प्राउट मीन्स जैसे कि हम चने को 2-3 दिन कपड़े में बांध के रखते हैं तो उसमें से थोड़ी सी उसमें से स्प्राउट्स निकलने, स्प्राउट्स में तो उसमें कलगीज निकलने लग जाती है, जिससे ही पौधा सबसे पहले जर्मिनेट होता है. उसकी स्टार्टिंग होती है पौधे जर्मिनेट होने की, प्लांट जर्मिनेट होने की. इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, इसी को हम जर्मिनेटेड कहते हैं. यहीं से पौधा जो है उपजना शुरू हो जाता है. प्रेडिक्ट वेदर द सीड्स इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, और आपको ये अनुमान अपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या जितने भी हमने पॉट्स लिए हैं किस केस में जो है सीड्स से प्लांट जर्मिनेट हो रहा है. और रिकॉर्ड या प्रेडिक्शंस फॉर ईच पॉट, और सभी जो पॉट्स हैं उनकी प्रेडिक्शंस को रिकॉर्ड करना है अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन टेबल 10.2, जो अलग अलग कंडीशंस दी हैं उसके बेसिस पे. टेबल 10.2 इफेक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑन सीड जर्मिनेशंस. तो हम ये टेबल 10.2 अभी देखेंगे कि जो कंडीशंस हमने दी हैं जिसमें हमने सीड्स को जर्मिनेट किया है पॉट के अंदर, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो फर्स्ट कंडीशंस जो है वो हम देखेंगे. पॉट विद बीन सीड्स, जो पहला जो हमारा कॉलम है उसमें ये हमें बताया, कंडीशंस दी गई है कि हमने पॉट को किस तरीके से, क्या कंडीशन के बेसिस पे रखा है, किस कंडीशन के बेसिस पे रखा है. नेक्स्ट में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट और वाटर बताना है. फिर आपका सीड जर्मिनेशन दिया हुआ है. नेक्स्ट है आपका पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, आपको जो आपने जिस तरीके से जो सीड जर्मिनेट किया है उसके पीछे क्या रीज़न है, तो जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, देखे उसका आपको रीज़न बताना है. तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई है वो दी गई है इन डायरेक्ट सनलाइट एंड विदाउट वाटर. जब हम डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं, पहली कंडीशन हमारी पॉट ए की थी कि उसको हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखा था और उसकी मिट्टी में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना था. तो अवेलेबिलिटी ऑफ एयर तो रहेगी उसके अंदर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर उसको नीड है, ये होगा. सनलाइट भी है उसमें, उसको हमने दी है. और वाटर नहीं डाला है उसके अंदर, अवेलेबिलिटी हमने वाटर की नहीं, उसमें उपलब्धता, पानी उपलब्ध नहीं किया है उसकी मिट्टी में, उस पौधे की. तो सीड जर्मिनेशन में जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन में हम क्या करेंगे कि उसमें जब जो हमने बीज डाला उससे पौधा निकलेगा ही नहीं. हम अपना ये एक प्रेडिक्शन हम मान रहे हैं कि पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उसमें पानी नहीं दिया. जब तक हम पानी देंगे तो पौधा तो नहीं निकलेगा. ऑब्जर्वेशन में भी हम नो लिखेंगे, क्योंकि कोई भी उस बीज से कोई भी पौधा नहीं निकलेगा. क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न ये है सीड्स डिड नॉट जर्मिनेट बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेट एंजाइम्स एंड द सॉफ्टन द सीड कोट. क्योंकि अगर किसी भी सीड को अगर हमें पौधे में पौधा उसे उपजाना है तो उसके लिए हमें उस पौधे के अंदर पानी डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें से एंजाइम से वो पौधा निकलेगा. तो इस वजह से जो है इस केस में कोई भी पौधा जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा. दूसरी कंडीशन देखेंगे, बी कंडीशंस को अब हम देख रहे हैं. इन डायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सेस वाटर. आप इस पौधे को, इस वाला ये जो पॉट बी है, उस वाले पौधे गमले को आपको सीधी धूप देनी है और ज़्यादा पानी डालना है. तो इस केस में हम उसको एयर भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है, लेकिन पौधा जर्मिनेट नहीं होगा. प्रेडिक्शन में हम नो लिखेंगे, सीड से जर्मिनेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो क्या करेगा, जो उसकी सॉइल की जो स्पेसेस है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम कर देगा. ऑब्जर्वेशन में भी हम नो लिखेंगे, कोई भी सीड से जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज एक्सेस वाटर जो है वो ब्लॉक कर देगा एयर स्पेसेस को इन सॉइल, reducing oxygen ability for germination. C. In complete dark and moist soil. इस वाली कंडीशन में क्या होगा, एयर भी है, ठीक है, एयर भी मिल रही है उसको और सनलाइट नहीं मिल रही है उसको, ठीक है, और वाटर भी मिल रहा है. और सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, प्रेडिक्शन में हम देखेंगे होगा.
और सीड जर्मिनेशन होगा। ऑब्जर्वेशन में भी हम यस लिखेंगे, सीड जर्मिनेशन होगा। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? सीड जर्मिनेट बिकॉज वाटर एंड एयर वर अवेलेबल, सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। तो इस केस में जो है वो सीड जर्मिनेट होगा क्योंकि उसको वाटर भी मिल रहा है और उसको एयर भी मिल रही है, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो भी जो है सीड से क्या होगा, जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। डी वाले केस में हम देखेंगे इन डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट सॉइल। जब सीधे ही हम उस गमले को सूरज की रोशनी में रख देंगे और उसकी जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सी नमी होगी, तो उस केस में उसको एयर भी मिल रही है और सनलाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, तो हम प्रेडिक्शन में लिखेंगे कि यस, जो सीड से क्या हुआ, प्लांट जर्मिनेट होगा। ऑब्जर्वेशन में भी हम यस लिखेंगे। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? जर्मिनेशन ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशंस। उसको सारी ही कंडीशंस उसकी फुलफिल हो रही है। एक पौधे को पौधे को जर्मिनेट होने की जो मतलब कि कंडीशंस होती हैं, जो उसको चाहिए एक सीड्स को जर्मिनेट होने की, पौधा बनने की, सीड से पौधा जो बनता है उसमें उसको एयर भी मिल रही है, वहाँ पे वाटर भी मिल रहा है और सनलाइट भी मिल रही है, इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा, सीड से पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। Regularly observe the pots for 7 to 10 days to check the status of germination of the seeds. Record your observation in table 10.2. तो हमने रेगुलरली हमें ऑब्जर्व करना है पॉट को 7 से लेकर 10 डेज तक, और ये देखना है कि जर्मिनेशन की प्रोसेस कैसी हो रही है, ठीक है, इन पॉट्स के अंदर। तो इस तरीके को हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, जो कि हमने अभी टेबल 10.2 में डिस्कस किया था। कंपेयर योर प्रेडिक्शंस विद ऑब्जर्वेशंस, और हमने यहाँ पे प्रेडिक्शंस को भी ऑब्जर्वेशन से कंपेयर किया था। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? क्या आप सोचते हो, समझते हो इस चीज़ को कि जो पौधा है, जो सीड्स हमने जर्मिनेट किया है, क्या उसको सनलाइट की बहुत आवश्यकता है? डू द सीड्स इन ऑल द पॉट्स रिसीव एयर, वाटर एंड सनलाइट? क्या सारे ही सीड्स को पॉट के अंदर एयर मिल रही थी, वाटर मिल रही थी और सनलाइट मिल रही थी? इज देयर एनी पॉट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल टू द सीड्स? और कौन सा पॉट था जिसमें उसको एयर नहीं मिल रही थी, उसके जिस पॉट्स के अंदर हमने बीज को डाला था? If so, why it is not available? What happens to the seeds in the pot where water is provided in excess? Which seeds receive both air and water? Identify the pots where you can notice the germination of seeds. तो ये सब हमने अभी टेबल 10.2 में डिस्कस किया था। Do your observation match with your predictions? Write possible reasons in favor of your observations in table 10.2. Based on your observations, state the conditions which favor seeds germinations. तो आपको ये वही जो हमने अभी टेबल 10.2 में डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस फेवर कर रही हैं बीज को जर्मिनेट होने के लिए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो जो लास्ट वाली स्टेज थी उसमें सारी कंडीशंस जो थी वो फुलफिल हो रही थी और उसमें जो है वो सीड से जो प्लांट है वो जर्मिनेट हो रहा था, और सी वाले केस में भी जर्मिनेट हो रहा था। Which of the following are essential for seeds germination? Air, water and sunlight. तो एक जो पौधा होता है उसको सीड से पौधा बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है? एयर की भी ज़रूरत होती है, वाटर की भी होती है और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है उसको। कंपेयर द अवेलेबल कंडीशंस इन ईच पॉट। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स रिक्वायर्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर्स। तो इसमें बोला है आपको कंपेयर करना है हर पॉट को, जो कि अभी हमने टेबल 10.2 में डिस्कस किया। और जर्मिनेशन जो है, जो हमने बीन का सीड से जो हमने जर्मिनेशन एक पौधा जो है वो डेवलप किया, तो उसके लिए हमें सही मात्रा में पानी और एयर की आवश्यकता है। वाई डू सीड्स रिक्वायर दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन? एक बीज को बोने के लिए ये सारी जो कंडीशंस हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं? डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन विल अफेक्ट सीड जर्मिनेशन? क्या आपको लगता है कि अगर इसमें से हमने एक या दो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बीज के ऊपर? बीज से क्या पौधा निकलेगा फिर? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। तो अब हम यही समझेंगे कि कैसे
जो कंडीशंस हैं, जो एयर, वाटर, सनलाइट है, ये कैसे हेल्प करती हैं एक बीज से पौधा बनने के लिए। द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2। और आप इस चीज के बारे में अभी एक्टिविटी आपने जो प्रभाव जो पड़ रहा था, जो कंडीशंस हमने मेंशन की थी वहाँ पे, तो उसको हमने एक्टिविटी 10.2 में डिस्कस किया था। वाटर, सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। कोई भी बीज है, उसको अगर उससे हमें पौधा अगर जर्मिनेट करना है तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता है। बिना पानी के कभी भी कोई भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे कोई भी पौधा उपजेगा नहीं। वाटर इनेबल्स द सीड्स टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। वाटर जो है वो हेल्प करता है सीड्स की ग्रोथ की प्रोसेस में। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर कवरिंग जो होती है किसी भी बीज की, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प्स द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड टू डेवलप इनटू अ प्लांट। वाटर क्या करता है, जो सीड कोट होता है उसको मुलायम बनाता है, बहुत सॉफ्ट बना देता है, और फिर उसमें से एक छोटा सा एम्ब्रियो जो है वो बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो प्लांट में विकसित हो जाता है, पौधा बनना शुरू हो जाता है उससे। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे डायग्राम भी शो किया गया है कि कैसे जो है जर्मिनेशन हो रहा है बीन सीड का। तो जो सीड कोट है उसमें से एम्ब्रियो निकल रहा है, तो ये हमें प्रोसेस दिखाई गई कैसे जो है वो जर्मिनेशन हो रही है। एयर एंड सॉइल, सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। और कोई भी बीज है उसको हवा की बहुत ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए। दे यूज़ द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो एयर है वो हेल्प करती है सॉइल पार्टिकल्स की, जिससे कि सॉइल पार्टिकल्स से क्या होगा, जो रूट्स है वो ग्रो हो जाए। एयर हेल्प करती है सॉइल पार्टिकल्स में, सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उससे क्या होगा, रूट्स जो हैं वो इजीली ग्रो हो जाएंगी, उसको हेल्प करती है सॉइल। सॉइल जो है वो, एयर और सॉइल जो है दोनों ही हेल्प कर रही हैं एक सीड को जर्मिनेट होने में। लाइट एंड और डार्क कंडीशंस, अब हम लाइट और डार्क कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंडीशंस में हम सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट फॉर द बीन सीड्स, हमने बीन सीड्स के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन। एक केस में हमने देखा था कि लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पौधे को मतलब कि डेवलप करने में। बीज से पौधे जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जनरल, ऐसे अगर हम नॉर्मली अगर हम देखें, मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। बहुत सारे सीड्स होते हैं बिना लाइट के भी उनमें से जर्मिनेशन प्रोसेस की जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है बिना लाइट के और बिना सनलाइट के। बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। लेकिन जब आपका सीड से जब आपका जर्मिनेशन शुरू होना शुरू हो जाता है, तो जर्मिनेशन हो जाता है, बट आफ्टर जर्मिनेशन तब सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है एक बीज से पौधा को डेवलप होने में। फिर पौधा क्या होता है, आगे जाके ट्री बन जाता है। Some seeds of flowering plants like coleus and petunia require light to germinate. बहुत सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जैसे कि कोलियस हो गया, पिटूनिया हो गया, उसको लाइट की ज़रूरत होती है पौधे को विकसित होने में। सीड से जो पौधा बन रहा है, अगर उसको हमको डेवलप करना है तो उसको धूप की, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। Covering these seeds with soil inhibits the sprouting seeds of flowering plants like calendula and zinnia need darkness to germinate. लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स के प्लांट्स भी होते हैं जिनको अगर आपको उनके सीड से आपको अगर पौधा डेवलप करना है तो उसको लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। These seeds should be covered with sufficient soil. और ये जो सीड्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर दबा दिए जाते हैं। In the chapter Mindful Eating, A Path to a Healthy Body, you have learned that human beings need a balanced diet for good health and proper growth. आपने चैप्टर माइंडफुल ईटिंग में पढ़ा था कि एक स्वस्थ, मतलब अगर एक हेल्दी आपको ह्यूमन बीइंग, एक स्वस्थ व्यक्ति को अच्छे
एक स्वस्थ व्यक्ति को संतुलित आहार खाना चाहिए और अगर उसको अपनी अच्छी ग्रोथ भी अगर उसकी अच्छी हो तभी होगी। एक व्यक्ति की ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब वो एक बैलेंस डाइट लेगा और वो हेल्दी भी तभी रहेगा। You have learned that human beings need a balanced diet for good health and proper growth. एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको एक अच्छी डाइट का लेना भी बहुत ज़रूरी है। Similarly, plants do need favorable conditions and nutrients for the proper growth and development. आप देखेंगे इसी तरीके से कोई भी जो प्लांट होता है तो उसको भी अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसकी भी अगर प्रॉपर ग्रोथ अगर हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो या उसका डेवलपमेंट हो, तो उसके की जो कंडीशंस हैं उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। व्हाट आर द कंडीशंस डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन? कौन सी कंडीशंस हैं जो प्रभाव डालती हैं किसी भी बीज से पौधा बनने में? एक्टिविटी 10.10, what are the characteristics of living beings which made you place plants in living beings? एक्टिविटी 10.1 में हम देख रहे हैं कि हमने लिविंग बींग्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और कौन सी जो है आप देखेंगे जो प्लांट है वो कैसे प्लांट जो है वो भी लिविंग बींग्स ही है। डू प्लांट्स शो ग्रोथ इन एक्टिविटी 10.2? आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स दैट दीज प्लांट्स शो? अब देखेंगे जो प्लांट है वो लिविंग बींग है तो उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं और जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे जाके ट्री बन जाता है। तो इस तरीके से प्लांट की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट। आप देखेंगे और भी बहुत सारी इसी तरीके की विशेषताएं हैं जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई और मूवमेंट हो गई। अब ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। हाउ वुड यू नाउ कैटेगराइज ए सीड एज लिविंग और नॉन लिविंग? आप कैसे कोई भी बीज है उसको कैसे कोई भी बीज को हम कैसे कह सकते हैं कि ये बीज जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? हमारा हमारा जो सीड है, हमारे पास कोई भी सीड है वो कभी भी नॉन लिविंग नहीं होता। सीड जो होता है वो हमेशा लिविंग थिंग होता है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश और अब ये चैप्टर मैं यहाँ पे इसका जो ये पार्ट 2 है ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो पार्ट 3 है वो अब जल्दी मैं लेके आऊँगी, उसमें हम इस जो पार्ट 3 है इसको कंटिन्यू करेंगे।